स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का प्रबोध क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। साथियों, हम बात कर रहे थे अपनी प्रश्नोत्तरी के बारे में और उससे संबंधित आज हम बात करेंगे नई कविता से संबंधित जो प्रश्न है आपके आधुनिक काल में नई कविता। ऐसे ही हम भारतेंदु युग के बारे में प्रश्न जो है उनके बारे में चर्चा करेंगे, द्विवेदी युग, छायावाद युग, लगभग हम सभी जो हैं उनके बारे में जो है प्रश्न लेके आने वाली हूँ मैं। और प्रश्नों की संख्या आपको पता है कि लगभग कितने रहने वाली है, हर एक जो है काल उसका। अभी तो मैं आपको जो है 400 से 500 प्रश्न करवा रही हूँ रेगुलर। फिर उसके बाद जैसे एक बार पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको शुरू से जैसे आदिकाल, जैसे मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले हमने आदिकाल के जो है प्रश्न किए थे। अब आदिकाल के मैं लगभग जो है आपको 450 से 500 प्रश्न करवा चुकी हूँ। कितने? 450 से 500 प्रश्न आपके कंप्लीट है। ऐसे ही आपके भक्ति काल के हैं, जो भक्ति काल के भी आपके जो है मैं 500 प्रश्न कंप्लीट करवाऊंगी। ठीक है, यहाँ पे भी आपके 450 से 500 प्रश्न जो है कंप्लीट हो जाएंगे। रीति काल में अभी आपके फिलहाल बहुत कम जो है मेरे से वीडियो डल पाई है रीति काल की। तो रीति काल में अभी फिलहाल आपके जो है मुश्किल से आपके पास 200 प्रश्न जो है हुए हैं रीति काल के। तो मैं सबसे पहले कोशिश करूंगी रीति काल के भी आपको 500 प्रश्न करवा दूंगी। उसके बाद आपके आधुनिक काल बचा है। आधुनिक काल में जैसे मैंने कुछ वीडियो, जैसे 5 वीडियो तो है जो मैंने बिल्कुल आपके आधुनिक काल से संबंधित डाल दी हैं, जिसमें आपके लगभग 150 के प्रश्न समथिंग आपके प्रश्न हो चुके हैं। ठीक है, 6 वीडियो हो चुकी हैं। ऐसे ही आपके जैसे अब आधुनिक काल में मैं सबसे पहले आपके सामने भारतेंदु युग के प्रश्न लेके आऊंगी। भारतेंदु युग के, ठीक है, द्विवेदी युग के, छायावादी युग के, छायावादी युग के आपके, इसके भी मैं प्रश्न लेके आऊंगी। ऐसे ही आपके नई कविता, साठोत्तरी कविता, इन सब के प्रश्न जो है आपके आधुनिक काल में रहने वाले हैं। तो साथियों, जैसे मैंने यही सोचा था कि सबसे पहले जैसे आदिकाल है तो इसके आपके लगभग जो है मेन महत्वपूर्ण प्रश्न है वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। इतना कि आप किसी भी एग्जाम को देने जाओ उससे पहले आप ये 500 प्रश्न जो है कंप्लीट पढ़ के जाओगे तो आपका जो सिलेक्शन है वो बिल्कुल इनसे हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही भक्ति काल के 500 प्रश्न जो है मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगी। रीति काल के भी आपके ऐसे ही 500 प्रश्न करवाऊंगी जिससे कि आपका जो है टारगेट कंप्लीट हो। आधुनिक काल के भी आपके, जिसमें सारे आपके भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी, नई कविता, साठोत्तरी कविता, प्रयोगवाद आपके, ये सारे जो है मैं आपको बिल्कुल इनके प्रश्न भी करवा दूंगी। ठीक है, अब इसके बाद मैं बात करती हूँ, जैसे मैंने व्याकरण के लिए फिलहाल मैंने कोई जो है एमसीक्यू जो है स्टार्ट नहीं की है, लेकिन मैं इसी के साथ में सबसे पहले आपके काव्य शास्त्र वाला पार्ट है। ठीक है, काव्य शास्त्र वाला पार्ट है, एक आपके कुछ रचनाएं वगैरह लगी हुई है। जैसे आपके सेकंड ग्रेड वालों के लिए बताती हूँ मैं। सेकंड ग्रेड वालों के क्या है कि एक कहानी लगी हुई है, पूस की रात। कौन सी? पूस की रात। ठीक है, अब इस कहानी को जो है मैंने मेरे जो यूट्यूब चैनल है प्रबोध क्लासेज, इसके अंदर मैंने इसको अच्छे से पढ़ा दिया और पूरा कंप्लीट पढ़ाया है। ठीक है, इसमें से महत्वपूर्ण लाइन कौन सी है वो भी मैंने आपको जो है पढ़ाते वक्त जो है वीडियो में पूरी बता दी थी कि इसमें से महत्वपूर्ण फैक्ट कौन से रहने वाले हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने इसके जो है बिल्कुल 50 प्रश्न, मैंने अभी जो है 50 प्रश्न जो कि महत्वपूर्ण रहने वाले हैं वो मैंने आपको जो है यूट्यूब पे बिल्कुल इनकी 2 वीडियो है जो मैंने 25-25 प्रश्नों में बनाई थी। 2 वीडियो मेरी जो है आपके देख सकते हो जाके यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल अपलोड है। तो आपके जैसे पूछ की रात कहानी होगी और इसी के 50 प्रश्न हो गए, ये आपके कंप्लीट हुआ। ऐसे में आपके जो सेकंड ग्रेड में लगी हुई है एक चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी जी की है, आपके जो कहानी है उनकी उनकी भी मैं कहानी बिल्कुल वो पहले पूरी पढ़ाऊंगी और पढ़ाने के बाद उसके जो मैं 50 प्रश्न आपके यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगी, ताकि आप पहले कहानी पढ़ो और फिर उसके 50 प्रश्न सॉल्व करो तो आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे मैं ग्रेड फर्स्ट वालों के लिए भी पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगी, जिसमें आपका नई कविता है, एक तो नई कविता है, इसको पूरी को कंप्लीट पढ़ा के और इसी के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आऊंगी। ठीक है, और ऐसे ही करके हम जो है अपने जो 10,000 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है इसको कंप्लीट करेंगे। काव्य शास्त्र में भी आपके साथ ऐसे ही होने वाला है कि काव्य शास्त्र में आपके अलंकार से संबंधित छंद, आपके जो है काव्य प्रयोजन, लक्षण मूलक जो भी है, सारे आपको जो है ये पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट करवा दूंगी। आपके एग्जाम के लगभग 5 महीने पहले पहले आपको जो है सारी प्रश्नोत्तरी है बिल्कुल देखने को मिल जाएगी, जिससे कि आप एग्जाम के एक बार 5 महीने पहले, 4 महीने पहले पूरी जो है प्रश्नोत्तरी इसको कंप्लीट कर लें और उसके बाद ही आप एग्जाम देने की तैयारी वापस रेगुलर करें। कि आप जैसे कंटेंट पढ़ना, फिर उसके बाद कि मेरे जो अभी प्रश्न सोल्व किए हैं वो कितने प्रश्न मेरे जो है गलत जा रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपनी जो आज की प्रश्नोत्तरी है उससे संबंधित। अपने प्रश्न रहने वाले हैं नई कविता से संबंधित। पहला प्रश्न है अपना नई कविता से संबंधित, अपना पहला प्रश्न है और वो प्रश्न है
नई कविता शब्द का प्रयोग सबसे पहले प्रत्येक पत्रिका के जून 1951 के अंक में किसने किया? नई कविता शब्द का प्रयोग सबसे पहले प्रत्येक पत्रिका के जून 1951 के अंक में किसने किया? तो किसने किया था? पहला ऑप्शन है आपके सामने अगेई ने, दूसरा ऑप्शन है आपके सामने जगदीश चतुर्वेदी ने, तीसरा ऑप्शन है आपके सामने राम विलास शर्मा ने और चौथा ऑप्शन है श्रीकांत वर्मा ने। तो साथियों यहाँ मैं बात करती हूँ कि नई कविता शब्द का सबसे पहले प्रत्येक पत्रिका में जो है किसने किया था? तो अगेई ने किया था। किसने? अगेई। आपका यहाँ पे जो है पहले नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका दूसरा प्रश्न, वो है नई कविता के रूप विधान और वस्तु तत्व नए पत्ते मार्च 1953 ईस्वी में प्रकाशित निबंध किसका है? साथियों आपके जो नए पत्ते हैं ये मार्च 1953 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ये निबंध किसका है? तो आपके सामने ऑप्शन नंबर 1 है वो है रामस्वरूप चतुर्वेदी, दूसरा ऑप्शन है बालकृष्ण राव, तीसरा ऑप्शन है भारत भूषण अग्रवाल और तीसरा ऑप्शन है चौथा ऑप्शन आपके सामने वो है अगेई। तो यहाँ हम बात करते हैं कि जो ये नए पत्ते निबंध किसका है, ये आपके राम स्वरूप चतुर्वेदी का है। किसका? राम स्वरूप चतुर्वेदी का निबंध है। ठीक है, अगला प्रश्न है नई कविता के मुक्त छंद अगस्त 1953 ईस्वी में कल्पना में प्रकाशित निबंध के रचनाकार हैं? कौन सा? नई कविता में मुक्त छंद अगस्त 1953 में ये प्रकाशित हुआ था कल्पना में। इस निबंध के रचनाकार कौन है? पहला ऑप्शन है अगेई, दूसरा ऑप्शन है रामस्वरूप चतुर्वेदी, तीसरा ऑप्शन है मुक्ति बोध और चौथा ऑप्शन है आपके सामने जगदीश चतुर्वेदी। तो यहाँ हम बात करते हैं तो इसके रचनाकार कौन हो जाएंगे? आपके रामस्वरूप चतुर्वेदी। ठीक है साथियों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल की सदस्यता नहीं ली है, यानी कि आपने उसको सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको जो है आरपीएससी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड का पूरा सिलेबस कंप्लीट, उसके बाद आपको नेट का भी जो है लगभग पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगी मैं इस YouTube चैनल पे। तो आप अभी से ही जो है हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारा टेलीग्राम चैनल है प्रबोध क्लासेज के नाम से, उसको भी ज्वाइन कर ले। और हमारी वेबसाइट है गूगल वेबसाइट, उसमें आपको जैसे पूछ की रात कहानी है, आपको अगर कहीं नहीं मिल रही है कंप्लीट तो आप क्या करोगे, गूगल पर जाकर prabodhclasses.in सर्च करना। वहां जाने के बाद आपको हमारी वेबसाइट खुल जाएगी और वेबसाइट में आप अगर ढूंढना वहाँ पे कहानियों के उसमें जो फोल्डर है कहानियों का उसमें ढूंढोगे तो आप में उसको लगभग सारी कहानियाँ, हिंदी साहित्य का इतिहास, सब कुछ आपको जो है वहाँ पे PDF के रूप में मिल जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा नई कविता श्रोता के दृष्टिकोण से निबंध के रचनाकार कौन है? नई कविता श्रोता के दृष्टिकोण से निबंध के रचनाकार कौन है? ए ऑप्शन है आपके सामने रामविलास शर्मा, दूसरा ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद सिंह, तीसरा ऑप्शन है राम नामवर सिंह और चौथा ऑप्शन है ब्रजेश्वर शर्मा। तो साथियों यहाँ पे जो है आपके श्रोता के नई कविता श्रोता के दृष्टिकोण से निबंध के रचनाकार कौन हो जाएंगे आपके? तो वो हो जाएंगे डॉक्टर ब्रजेश्वर शर्मा। जिसका भी जो चौथा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। ठीक है साथियों, आप लोग कमेंट जरूर करें, जिसका भी जो प्रश्न है वो मुझे कमेंट कर जरूर करें। आपको PDF जो है ये प्रश्न कैसे लग रहे हैं, आप सभी प्रकार का जो है आप सवाल मेरे से जरूर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको किसी टॉपिक के प्रश्न चाहिए तो वो भी आप जो है मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि मैम पहले आप इस टॉपिक के प्रश्न भी करवाएं। ठीक है, नई कविता के प्रवर्तक हैं, पहला ऑप्शन है जगदीश चतुर्वेदी, दूसरा ऑप्शन है अगेई, तीसरा ऑप्शन है ललित गुप्त और चौथा ऑप्शन है लक्ष्मीकांत वर्मा। तो नई कविता के प्रवर्तक कौन है साथियों? तो वो हो जाएंगे आपके अगेई। कौन है? अगेई है। ठीक है, अगला प्रश्न है नई कविता को एक काव्य आंदोलन का रूप प्रदान करने का श्रेय किसे है? जो नई कविता है इसको एक काव्य आंदोलन का रूप प्रदान करने का श्रेय किसे है? तो यहाँ हम बात करते हैं पहला ऑप्शन है अगेई को, दूसरा ऑप्शन आपके सामने जगदीश गुप्त को और तीसरा ऑप्शन है जगदीश चतुर्वेदी को। आपको यहाँ कंफ्यूजन वाला सवाल है आपके सामने, तो आपको बिल्कुल इन दोनों में से जो है कंफ्यूजन नहीं होना है और चौथा ऑप्शन है ललित गुप्त को। तो साथियों आपके नई कविता को एक काव्य आंदोलन का रूप प्रदान करने का श्रेय किसको है? जगदीश गुप्त को है। ठीक है, अगला प्रश्न है किसने छायावाद के उपरांत लिखी गई समस्त कविताओं को नई कविता माना है? किसने छायावाद के उपरांत लिखी गई समस्त कविताओं को नई कविता माना है? पहला ऑप्शन है गिरिजा कुमार माथुर ने, दूसरा ऑप्शन है बालकृष्ण राव ने,
तीसरा ऑप्शन है आपके सामने कै व ख दोनों ने, और चौथा ऑप्शन है अगेन ने। तो साथियों यहाँ हम बात करते हैं कि छायावाद के उपरांत लिखी गई समस्त कविताओं को नई कविता किसने माना था? तो गिरिजा कुमार माथुर ने और बाल कृष्ण राव दोनों ने ही माना था। तो आपका यहाँ पे जो है तीसरे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है अपना, किस रचनाकार को नई कविता का भारतेंदु कहा जाता है? साथियों ऐसे फैक्ट जो है आपको एक तो पूछे जाएंगे, बिल्कुल महत्वपूर्ण है, और एक आपको जो है प्रश्न कैसे कैसे पूछे जाएंगे वो मैं बिल्कुल महत्वपूर्ण लगा के बताऊंगी कि आपको कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे कि कौन से कवि जो है नई कविता में ये इससे संबंधित नहीं है, इसकी रचना कौन सी नहीं है, इनमें से आपको ये वाले प्रश्न बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं। ठीक है, किस रचनाकार को नई कविता का भारतेंदु कहा जाता है? अज्ञेय को, दूसरा ऑप्शन है मुक्तिबोध को, तीसरा ऑप्शन है जगदीश गुप्त को, और चौथा ऑप्शन है ललित गुप्त को। तो यहाँ हम बात करते हैं कि नई कविता का भारतेंदु किसे कहा जाता है? तो अज्ञेय को कहा जाता है। किस रचनाकार को नई कविता का भारतेंदु कहा जाता है? तो अज्ञेय को कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न अपना, किसने नई कविता को प्रयोगवाद का छद्म रूप माना? किसने नई कविता को प्रयोगवाद का छद्म रूप माना है? किसने माना था? तो रामविलास शर्मा ने, दूसरा ऑप्शन है नामवर सिंह ने, तीसरा ऑप्शन है कै व ख दोनों, और चौथा ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र ने। तो साथियों नई कविता को प्रयोगवाद का छद्म रूप किसने माना था? तो रामविलास शर्मा ने भी माना था और नामवर सिंह ने भी माना था। तो आपका यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर तीसरा है कै व ख दोनों, ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहने वाला है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10 है, पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष जगदीश गुप्त ने नई कविता से किया? पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष जगदीश गुप्त ने नई कविता से किया? ठीक है, तो यहाँ हम बात करते हैं साथ ये जो प्रश्न है थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये प्रश्न ऐसे है आपके सामने, जगदीश गुप्त ने नई कविता पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष किया था? क्या है इस प्रश्न को एक बार अगर आप थोड़ी सी आपकी परमिशन हो तो मैं एक बार करेक्शन सही कर देती हूँ। जगदीश गुप्त ने जगदीश गुप्त ने नई कविता, बिल्कुल यहाँ से ये थोड़ा मिस्टेक है, इसको एकदम बिल्कुल करेक्ट कर देती हूँ मैं प्रश्न को, ताकि आपको अब सही है। ठीक है, जगदीश गुप्त ने नई कविता पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष किया था? तो किस वर्ष किया था? क्या ऑप्शन है आपके सामने 1953 ईस्वी, ख ऑप्शन है 1954 ईस्वी, ग ऑप्शन है 1955 ईस्वी, और चौथा ऑप्शन है आपके सामने 1956 ईस्वी। अगर ऐसे ऑप्शन आएंगे तो आपकी तो टाई टाई फिस हो जाएगी, क्योंकि जो है 53, 54, 55 और 56 ऐसे तो याद रखना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है ना। तो जगदीश गुप्त ने नई कविता पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष किया था? तो किस वर्ष किया था? 1954 ईस्वी में किया था। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो है ख नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बात करती हूँ अगले प्रश्न के बारे में, निम्नलिखित में से कविता आंदोलन एवं उसका प्रवर्तक सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कविता आंदोलन एवं उसका प्रवर्तक सुमेलित नहीं है। सबसे पहला ऑप्शन आपके सामने नई कविता आंदोलन, इसके प्रवर्तक कौन है? जगदीश गुप्त। दूसरा ऑप्शन है आपके सामने साटोत्री कविता आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? तो ललित गुप्त। तो साथियों आपका यहाँ पे नई कविता आंदोलन के प्रवर्तक जगदीश गुप्त, जो कि बिल्कुल सही है। साटोत्री कविता आंदोलन के प्रवर्तक ललित गुप्त, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, कविता आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? जगदीश चतुर्वेदी। ठीक है, तो बिल्कुल ये भी बिल्कुल सही है कि आपके कविता आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? जगदीश चतुर्वेदी। बचा आपका चौथा ऑप्शन, ताजी कविता आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? तो जगदीश चतुर्वेदी नहीं है साथियों, क्योंकि ये तो कविता आंदोलन के प्रवर्तक हैं। तो आपके ताजी कविता आंदोलन के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे आपके लक्ष्मीकांत वर्मा। कौन हो जाएंगे? लक्ष्मीकांत वर्मा। लक्ष्मीकांत वर्मा। आपके ताजी कविता आंदोलन के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? लक्ष्मीकांत वर्मा, और यही जो है आपके सुमेलित नहीं था। ठीक है, तो आपके इसमें चौथे नंबर का जो ऑप्शन है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
12वां प्रश्न है, नवगीत आंदोलन के प्रवर्तक हैं। साथियों, नवगीत देख, नई कविता आंदोलन के प्रवर्तक जगदीश गुप्त, साटोत्री कविता आंदोलन के प्रवर्तक आपके ललित गुप्त, कविता आंदोलन के प्रवर्तक जगदीश चतुर्वेदी और ताजी कविता आंदोलन के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे आपके लक्ष्मीकांत वर्मा। अब हम बात करते हैं नवगीत आंदोलन के प्रवर्तक कौन है आपके। तो पहला ऑप्शन है श्याम परमार, दूसरा ऑप्शन है श्रीकांत वर्मा, तीसरा ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद सिंह और चौथा ऑप्शन आपके सामने रविंद्र भ्रमर। तो साथियों, नवगीत आंदोलन के प्रवर्तक कौन है आपके राजेंद्र प्रसाद सिंह। तो इसमें आपके जो है तीसरा नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से काव्य आंदोलन एवं उसका प्रवर्तक सुमेलित नहीं है। साथियों, रेगुलर आपको जो है ये यहाँ पे आपको जो आंदोलन और उसके प्रवर्तक हैं वो बिल्कुल आपके सामने एक एक याद हो जाना चाहिए, क्योंकि जो है सारे आपको आंदोलन और प्रवर्तक उसके जो है यहाँ पे आपको शो करवा दिए 3 प्रश्नों के माध्यम से। ठीक है, तो अब आपको जो है कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, अब काव्य आंदोलन और उसके प्रवर्तक सम्मिलित नहीं है। ठीक है, वो तो थे आपके कविता आंदोलन, अब ये है आपका काव्य आंदोलन। पहला ऑप्शन है प्रतिबद्ध कविता के आंदोलन के जो है वो प्रवर्तक कौन है, तो वो परमानंद श्रीवास्तव। क्या यही है क्या? तो बिल्कुल साथियों, प्रतिबद्ध कविता आंदोलन के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे आपके परमानंद श्रीवास्तव। ठीक है, अस्वीकृत कविता आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? श्री राम शुक्ल। कौन है? श्री राम शुक्ल। बिल्कुल, ये भी आपका जो है दूसरा नंबर का ऑप्शन सही है। सहज कविता भ्रम जो है इसके आंदोलन कौन है? तो रविंद्र भ्रमर। सहज कविता आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? रविंद्र भ्रमर, जो कि बिल्कुल सही है। मंत्र कविता के जो है प्रवर्तक कौन है? ललित गुप्त, जो कि गलत है। साथियों, ललित गुप्त नहीं है। मंत्र कविता के जो है आंदोलन वो कौन है आपके? वो हो जाएंगे आपके ललित गुप्त नहीं है, सुरेश वात्स्यायन है। कौन है? सुरेश वात्स्यायन, है ना। ये कौन है आपके? मंत्र कविता के प्रवर्तक हैं। ललित गुप्त आपके किसके प्रवर्तक थे, जो अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था? आप लोगों को अगर याद है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ललित गुप्त जो है साटोत्री कविता के आंदोलन के प्रवर्तक थे। किसके? साटोत्री कविता आंदोलन के प्रवर्तक। कविता आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे आपके? तो वो थे ललित गुप्त। ठीक है, और आपके जो है मंत्र कविता के कौन है? तो सुरेश वात्स्यायन। तो आपका यहाँ पे जो है चौथे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर मैं बात करती हूँ। युयुत्सावादी कविता आंदोलन के प्रवर्तक हैं। युयुत्सावादी कविता आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? पहला ऑप्शन है आपके सामने श्री राम शलभ। बिल्कुल ये महत्वपूर्ण है साथियों, ये बिल्कुल मोस्ट आपको याद रखना है। श्री राम सिंह शलभ। दूसरा ऑप्शन है महीप सिंह, तीसरा ऑप्शन है श्री राम शुक्ल और चौथा ऑप्शन है आपके सामने सुरेश वात्स्यायन। युयुत्सावादी कविता आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? तो आपके श्री राम सिंह शलभ माने जाते हैं। कौन? श्री राम सिंह शलभ। अगला प्रश्न है अपना, सनातन सूर्योदय कविता के प्रवर्तक कौन है? सनातन सूर्योदय कविता के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? पहला ऑप्शन है आपके सामने वीरेंद्र कुमार जैन, और यहाँ पे साथ ही वीरेंद्र नहीं है, वीरेंद्र है, और वीरेंद्र में भी सिर्फ ये वी गलत लिखा हो, ये वीरेंद्र शुद्ध कर लो। ठीक है, वीरेंद्र शुद्ध ऐसे है। ठीक है, वीरेंद्र कुमार जैन। दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर नरेंद्र मोहन, तीसरा ऑप्शन है सुरेश वात्स्यायन और चौथा ऑप्शन है केदारनाथ सिंह। तो साथियों, सनातन सूर्योदय कविता के प्रवर्तक कौन है? आपके वीरेंद्र कुमार जैन माने जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, समकालीन कविता के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? समकालीन कविता के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दोगे आप, तब तक मैं आपके सामने सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट का 30 सेकंड का वेट करूंगी आप लोगों का, कि आप मुझे फटाफट से जो है आंसर दे, क्योंकि आप एक भी जो है प्रश्न उसका कमेंट नहीं करते हो मुझे। समकालीन कविता के प्रवर्तक हैं तो कौन माने जाते हैं साथियों? परमानंद श्रीवास्तव। दूसरा ऑप्शन है श्री राम शुक्ल, तीसरा ऑप्शन है सुरेश वात्स्यायन और चौथा ऑप्शन है विश्वम्बर नाथ उपाध्याय। तो साथियों, आपके जो है समकालीन कविता के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? विश्वम्बर नाथ उपाध्याय। ठीक है, अगला प्रश्न है, डॉक्टर जगदीश गुप्त के जन्म एवं निधन वर्ष है।
डॉक्टर जगदीश गुप्त है। ठीक है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है तो आपको कहीं कहीं ध्यान रखना है। डॉक्टर जगदीश गुप्त के जन्म एवं निधन वर्ष है। हम पहले ऑप्शन की तरफ बात करते हैं, 1924 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 2001 ईस्वी में इनका जो है निधन हुआ था, या फिर 1920 ईस्वी में जन्म और 2001 ईस्वी में निधन। तो ये तो फिक्स हो गया अपने को 2001 ईस्वी में इनका निधन तो हुआ ही था। निधन कब हुआ था? 2001 ईस्वी में। ठीक है, क्योंकि निधन की जो डेट है चारों ही ऑप्शन में बिल्कुल सेम है। अब हम बात करते हैं इनके जन्म से संबंधित। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था साथियों ना तो 1918 में हुआ था, ना 22 में हुआ था, ना 20 में हुआ था। इनका जन्म हुआ था 1924 ईस्वी में। कब हुआ था? 1924 ईस्वी में। और आपका यहाँ पे जो है ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही रहने वाला है। जन्म कब हुआ था? 1924 ईस्वी में। और निधन कब हुआ था इनका? 2001 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न अपना, निम्नलिखित में से जगदीश गुप्त की रचना नहीं है। कौन सी जो है इनमें से जगदीश गुप्त की रचना नहीं है? तीन इसमें जो है आपके जगदीश गुप्त की रचना रहने वाली है और एक रचना है जो किसी और कवि की है। पहला ऑप्शन है नाव के पांव, दूसरा ऑप्शन आपके सामने शंभुक, तीसरा ऑप्शन है युग्म और चौथा ऑप्शन है यहाँ से देखो। तो साथियों आपके जो है इस प्रश्न के अंदर जगदीश गुप्त की रचना नाव के पांव, शंभुक और युग्म, ये तीनों जो है आपके ये जगदीश गुप्त की रचना है। किसकी? जगदीश गुप्त की रचना है ये तीनों। ठीक है, और अगर मैं बात करूं यहाँ से देखो ये रचना किसकी है, तो ये आपके केदारनाथ सिंह की है। किसकी है? केदारनाथ सिंह की रचना है। इसका प्रकाशन कब हुआ था साथियों? तो अगर हम इसके प्रकाशन की बात करते हैं तो 1983 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। कब हुआ था? 1983 ईस्वी में। ठीक है, इसका प्रकाशन माना जाता है। और यहाँ से देखो जो है आपके केदारनाथ सिंह की रचना है। बाकी जो है आपके नाव के पांव, शंभुक और युग्म, ये तीनों जो आपके जगदीश गुप्त की रचना मानी जाती है। बात करते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, वो है आपके 19 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से दुष्यंत कुमार की रचना नहीं है। दुष्यंत कुमार की रचना कौन सी नहीं है? अगर हम यहाँ बात करते हैं तो पहला ऑप्शन है बची हुई पृथ्वी, दूसरा ऑप्शन है सूर्य का स्वागत, तीसरा ऑप्शन है आवाजों के घेरे और चौथा ऑप्शन है आपके सामने जलते हुए वन का वसंत। तो साथियों यहाँ आपके जो है दुष्यंत कुमार की रचना कौन सी नहीं है? तो आपके सूर्य का स्वागत, आवाज के घेरे और जलते हुए वन का वसंत, ये तीनों जो है आपके ये दुष्यंत कुमार की रचना है। कौन सी? दुष्यंत कुमार की रचना है। कौन सी? सूर्य का स्वागत, आवाजों के घेरे और जलते हुए वन का वसंत। बिल्कुल याद रखो, सूर्य का स्वागत, आवाजों के घेरे और जलते हुए वन का वसंत, ये तीनों जो है आपके दुष्यंत कुमार की रचना है। और बची हुई पृथ्वी जो है ये आपके दुष्यंत कुमार की रचना नहीं है। आपका यहाँ पे जो है पहले नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगर ये दुष्यंत कुमार की रचना नहीं है तो किसकी है? ये रचना है आपके लीलाधर जगुड़ी की। किसकी है? लीलाधर जगुड़ी की रचना है। ठीक है, किसकी है? लीलाधर जगुड़ी की। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो है पहले नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसमें आपके साथ चौथे नंबर का ऑप्शन था। ठीक है, कहीं अगर मैंने जो है आंसर पर टिक नहीं लगाया हो तो आप एक बार बिल्कुल चेक कर ले। ठीक है, अगला प्रश्न है, दुष्यंत कुमार की रचना साये में धूप का प्रकाशन वर्ष है। दुष्यंत कुमार की रचना साये में धूप का प्रकाशन वर्ष क्या है? जो इनकी रचना है साये में धूप, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? पहला ऑप्शन है 1970 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन है 1972 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन है 1975 ईस्वी और चौथा ऑप्शन है 1980 ईस्वी। तो यहाँ हम बात करते हैं साथ ही दुष्यंत कुमार की रचना साये में धूप का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1975 ईस्वी माना जाता है। कौन सा? 1975 ईस्वी। तीसरे नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुदामा पांडे धूमिल को किस रचना के लिए 1979 79 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? ठीक है, बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये पहले पूछा गया था, आपको फिर से ध्यान रखना है। सुदामा पांडे धूमिल को किस रचना के लिए 1979 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है?
ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपके सामने संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे। तीसरा ऑप्शन है सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, आपको जो है यहाँ पर सुदामा पांडे धूमिल को किस रचना के लिए जो है आपको 1979 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो ये जो है आपके कल सुनना मुझे, इस वाली जो है रचना, इसके ऊपर इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो है बिल्कुल दूसरे नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 22वें नंबर का, मोचीराम पटकथा रोटी और संसद किसकी प्रसिद्ध कविताएं हैं। प्रसिद्ध कविताएं पूछा है। ठीक है साथियों, मोचीराम पटकथा और रोटी और संसद किसकी प्रसिद्ध कविताएं हैं। दुष्यंत कुमार की है, या फिर दूसरा ऑप्शन है श्रीकांत वर्मा, तीसरा ऑप्शन है सुदामा पांडे धूमिल, और चौथा ऑप्शन है चंद्रकांत देवताले। तो साथियों, ये किसकी रचना कविताएं हैं, ये जो है ये आपके सुदामा पांडे धूमिल की कविताएं मानी जाती हैं। कौन सी? मोचीराम पटकथा रोटी और संसद, बिल्कुल, और ये मोस्ट लगा लेना, बिल्कुल मोस्ट है। ठीक है, मोचीराम पटकथा संसद रोटी और संसद जो है आपके सुदामा पांडे धूमिल की कविताएं हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से श्रीकांत वर्मा की रचना नहीं है। तो साथियों, इसमें से जो है आपके 3 श्रीकांत वर्मा की रचनाएं हैं, और एक जो है आपके श्रीकांत वर्मा की रचना नहीं है। पहला ऑप्शन है माया दर्पण, दूसरा ऑप्शन है दिनारंभ, तीसरा ऑप्शन है जल सागर, जल सागर है यहाँ पे। ठीक है, जल सागर में आत्मरति, जल सागर गलत लिखा हुआ है, जल सागर में आत्मरति, और इस यात्रा में। ठीक है, को चौथा ऑप्शन क्या है? इस यात्रा में। तो श्रीकांत वर्मा की रचना कौन सी नहीं है? तो साथियों, माया दर्पण, दिनारंभ और जल सागर में आत्मरति, ये तीनों जो है आपके श्रीकांत वर्मा की रचना है। किसकी? श्रीकांत वर्मा की रचना है। और आपके इस यात्रा में ये चौथी जो रचना है, इस यात्रा में ये आपके श्रीकांत वर्मा की न होकर किसकी है? लीलाधर जगूड़ी की रचना मानी जाती है। किसकी? लीलाधर जगूड़ी की रचना। किसकी है? लीलाधर जगूड़ी की रचना। ठीक है, तो आपके यहाँ पे जो है चौथे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मगध रचना के लिए श्रीकांत वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था। जो मगध रचना है श्रीकांत वर्मा की, इसके लिए इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था। पहला ऑप्शन है 1985 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1986 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 1987 ईस्वी में, और चौथा ऑप्शन है 1988 ईस्वी में। अगर यहाँ मैं बात करती हूँ इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था मगध रचना के लिए, तो इनको पुरस्कार मिला था 1987 ईस्वी में। जो है इनको मगध रचना के लिए श्रीकांत वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कब? 1987 ईस्वी में। ठीक है, तो तीसरा नंबर का ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। साथियों, आज का अपना अंतिम प्रश्न है, और बाकी के 25 प्रश्न जो हैं आपको कल करवा दिए जाएंगे इसी वीडियो में। तो आपकी जो, और ये जो प्रश्नोत्तरी हैं, ये आपकी जो है डेली 6 बजे शाम को, बिल्कुल 6 बजे आपको जो है हमारी क्लास मिल जाएगी। और जिसने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, वो टेलीग्राम चैनल को बिल्कुल ज्वाइन कर ले। ठीक है, आज का अपना अंतिम प्रश्न है, लीलाधर जगूड़ी की रचना नहीं है। कौन सी लीलाधर जगूड़ी की रचना नहीं है? हड्डियों में छिपा ज्वर, दूसरा ऑप्शन है नाटक जारी है, तीसरा ऑप्शन है रात अब भी मौजूद है, और चौथा ऑप्शन है घबराए हुए शब्द। तो साथियों, यहाँ अगर मैं बात करती हूँ, नाटक जारी है, रात अब भी मौजूद है, घबराए हुए शब्द, ये तीनों जो है आपके लीलाधर जगूड़ी की रचना है। किसकी? लीलाधर जगूड़ी की रचना है। ठीक है, अगर मैं बात करूं हड्डियों में छिपा जवर, ये किसकी रचना है साथियों? तो ये आपके चंद्रकांत देवताले की रचना है। किसकी? चंद्रकांत देवताले की रचना है। कौन सी? हड्डियों में छिपा ज्वर। तो ये आपके इसके अंदर जो है पहला ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और इसी प्रश्न के साथ ही हमारी जो प्रश्नोत्तरी है वो आज की कंप्लीट होती हैं। साथियों, अगर जिन स्टूडेंट ने अभी तक जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, वो कर ले, और हमारे यूट्यूब चैनल प्रबोध क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया, कर ले। क्योंकि आपको अभी फिलहाल आप लोग सीटेट का एग्जाम दे रहे होंगे, और सीटेट में जैसे साइंस वालों के लिए सर ने जो है बिल्कुल आपके ओल्ड क्वेश्चन वाली जो है सीरीज चला रखी है, जिसमें आपके 2019 से लेकर
23 तक अब तक जितने भी सीटेट के पेपर हुए हैं, सीटेट का पेपर हुआ है, उसमें आपको ओल्ड पर्सन सारे आपको सोल्व करवा रहे। कौन? आपके बीके सर, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको जो है डेली उनकी प्रश्नोत्तरी मिल जाएगी। अगर साथियों ऐसे ही अगर आपके जो है आपके साथियों जैसे आपके फैमिली में, आपके फ्रेंड लिस्ट में जैसे कोई भी आपके अगर साइंस की जो है साइंस से है, ठीक है, अगर उनको एनसीईआरटी, जैसे आप भी ग्रेड फर्स्ट की कर रहे हो, आपके फर्स्ट पेपर में साइंस आती है, तो आपके बहुत सारे टॉपिक हैं जो आपके एनसीईआरटी से हैं, तो आप आराम से साइंस की बिल्कुल टॉपिक वाइज टॉपिक सारे टॉपिक आपको जो सर हैं बिल्कुल यूट्यूब पे फ्री करवा रहे हैं। ऐसे ही आपके साइंस ग्रेड फर्स्ट का भी जो है सर कोर्स करवा रहे हैं, ठीक है। तो आपको सभी प्रकार की सुविधा फ्री में मिल रही है, हमारा कोई पेड कोर्स नहीं है। तो आप आराम से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल को अभी ज्वाइन करें, और हमारी वेबसाइट है prabodhclasses.in के नाम से, उसको आप अभी जाके जो है फॉलो करें। क्या नाम से है वेबसाइट है हमारी, आप इसको बिल्कुल जाके ज्वाइन करें, एक बार देखें, prabodhclasses.in, प्रबोध क्लासेज, ठीक है, .in के नाम से हमारी वेबसाइट है, गूगल वेबसाइट, आप जाके जरूर सर्च करना। तो ठीक है साथियों, आज के लिए यही, धन्यवाद।